गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बेटा हमने स्टार्ट किया हुआ था सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस में मैंने आपको बताया था मेनली देयर आर टू सोर्सेज, वन इज योर ऑनर्स फंड एंड सेकंड इज योर बोरोड फंड। हमने ऑनर्स फंड तक स्टडी कर लिया था। इन केस अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन रेफर टू माई प्रीवियस वीडियोज फॉर ऑनर्स फंड। ओके, ऑनर्स फंड में हमने क्या क्या पढ़ा था, जिसमें हमारे कौन कौन से सोर्सेज आते हैं, जिसमें हमारी आती हैं इक्विटी शेयर्स, जिसमें आते हैं हमारे प्रेफरेंस शेयर्स, जिसमें आती है हमारी रिटेन्ड अर्निंग्स, जिसमें आते हैं हमारे एडीआर दैट इज योर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, जिसमें आती है हमारी जीडीआर दैट इज योर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट एंड योर आईडीआर दैट इज योर इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट। ये हमने कर लिया था। उसके बाद थे हमारे बोरोड फंड। अब बोरोड फंड में मैंने आपको बताया था जो आपने बोरो किया हुआ है। बोरो किया मतलब इट्स अ काइंड ऑफ लाइबिलिटी विच यू हैव, मतलब एक लाइबिलिटी के थ्रू आपने अपनी कैपिटल जनरेट की हुई है। जब आप ऑनर्स फंड में पैसा जनरेट कर रहे हो, कैपिटल जनरेट कर रहे हो, वहां पे लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है आपकी, ठीक है। वहां पे आपकी शेयर होल्डर्स की वेल्थ क्रिएट हो रही है, शेयर होल्डर्स फंड जनरेट हो रहे हैं। लेकिन वही पैसा जब आप किसी से बोरो करके ले रहे हो तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी जनरेट करता है। वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है, वो बिजनेस के लिए क्रेडिटर्स माने जाते हैं। जिसमें हमने फर्स्ट जो पढ़ा था दैट वाज योर डिबेंचर्स और बॉन्ड्स पढ़ लिया था हमने कि डिबेंचर्स और बॉन्ड्स होते क्या हैं। अब हम नेक्स्ट स्टडी करने वाले हैं दैट इज योर लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब अपार्ट फ्रॉम योर डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, ये पब्लिक डिपॉजिट्स, ये हर तरह, ये सारी आपकी लाइबिलिटीज ही हैं हमारी, ठीक है। डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स भी हमारी लाइबिलिटी है, बट डिफरेंस सिर्फ इतना हो जाता है कि लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक इज अ काइंड ऑफ डायरेक्ट लोन यू आर टेकिंग फ्रॉम सम इंस्टीट्यूशन। अगर आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले रहे हो तो वो लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो जाएगा। अगर आप किसी बैंक से ले रहे हो तो वो लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक हो जाएगा। अब देखते हैं डिफरेंस क्या होता है इसमें। लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, द सेंट्रल गवर्नमेंट and state government have established several financial institutions all over the country to provide financial help to companies engaged in business. Financial help provide करने के लिए हमारे institutions बने हुए हैं. These institutions are also called development banks. इनको हम डेवलपमेंट बैंक्स भी कहते हैं. दे एम एट प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगी. आई विल सिंपली एक्सप्लेन दिस टू यू बाय गिविंग एन एग्जांपल लाइक योर IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. Okay, next is your ICICI, Industrial Credit and Investment Corporation of India. ये सारी जो हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं, दीज आर योर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो स्पेसिफिकली इन्हीं चीज़ों की डेवलपमेंट के लिए बने हैं. ये नॉर्मल कमर्शियल बैंक का भी काम कर रहे हैं, लाइक योर IDBI कमर्शियल बैंक का भी काम कर रहा है, बट स्पेसिफिकली ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं लाइक IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है. अगर हम यहाँ से लोन ले रहे हो दैट विल बी कॉल्ड एज योर लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. ओके, और एक हमारा होता है लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स. अब लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स हमारा क्या होता है? कमर्शियल बैंक्स ऑक्यूपाई अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन एज दे प्रोवाइड फंड्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस एज वेल एज फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड्स. डिफरेंट पर्पसेस के लिए और डिफरेंट टाइम पीरियड्स के लिए कमर्शियल बैंक्स हमें फंड्स प्रोवाइड कराता है. कमर्शियल बैंक कैन बी डिफाइंड एज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ, जो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है, हमारे को लोन देता है, इन्वेस्टमेंट करता है, लाइक जो नॉर्मल हमारे बैंक्स हैं लाइक योर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, इलाहाबाद बैंक, ये सारे हमारे क्या हैं? कमर्शियल बैंक्स हैं. ओके, उसके बाद बैंक्स एक्सटेंड लोन्स टू फर्म्स ऑफ ऑल द साइजेस इन मेनी वेज. बहुत सारे तरीके से लोन दिया जाता है. दे प्रोवाइड फाइनेंस इन द फॉर्म ऑफ कैश की फॉर्म में, क्रेडिट की फॉर्म में, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स की फॉर्म में, टर्म लोन्स, ओवरड्राफ्ट, ये सारे हमारे एक तरह से काइंड ऑफ लोन ही होता है. बट वो कोई लोन शॉर्ट टर्म का हो जाता है, कोई लोन हमारे लॉन्ग टर्म का हो जाता है. ओके, द अमाउंट ऑफ लोन इज रीपेड ईदर इन लमसम और इन इंस्टॉलमेंट. द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फर्म, लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी, कि प्रेजेंट प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी इकोनॉमी में क्या है उस पर भी डिपेंड करेगा. और मोर ओवर आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फर्म, की फर्म का क्या बिजनेस है, किस बिजनेस में वो इंडल्ज है, इन्वॉल्व है, उस पर भी डिपेंड करेगा. ओके, तो लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक आप जब किसी बैंक से ले रहे हो, डिफरेंस सिर्फ इतना है
लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, वो एक स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं जो स्पेसिफिकली इन्हीं पर्पस के लिए बनाए गए हैं। बट जो आपके लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स हैं ये आपके नॉर्मल बैंकिंग को भी फॉलो कर रहे हैं और साथ में आपको लोन भी प्रोवाइड करा रहे हैं। ये उनकी नॉर्मल रूटीन का पार्ट होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा पब्लिक डिपॉजिट्स। अब पब्लिक डिपॉजिट्स क्या होता है? द डिपॉजिट्स दैट आर रेज्ड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक आर नोन एज पब्लिक डिपॉजिट्स। जो आप डायरेक्टली पब्लिक से रेज करते हो, जैसे आप शेयर्स के केस में कर रहे थे, आप डिवेंचर्स के केस में कर रहे थे, जनरल पब्लिक से आप पैसा ले रहे हो। ओके, कंपनीज जनरली इनवाइट पब्लिक डिपॉजिट्स फॉर ए पीरियड अप टू 3 years। यूजुअली जो हमारे पब्लिक डिपॉजिट्स होते हैं वो कंपैरेटिवली मैक्सिमम 3 periods के लिए होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड ऑन पब्लिक डिपॉजिट्स आर यूजुअली हायर देन ऑफर्ड ऑन बैंक डिपॉजिट्स। बैंक डिपॉजिट्स के कंपैरिजन में यूजुअली थोड़े टाइम पीरियड के लिए लिया जा रहा है कि हम बोल रहे हैं मैक्सिमम 3 साल होता है। अब मैक्सिमम 3 साल होता है तो नॉर्मल अगर मुझे एफडी नहीं करानी है, मैं अपने बैंक में रखूंगी, जो मुझे सेविंग इंटरेस्ट मिलेगा उसके कंपैरेटिवली इंटरेस्ट रेट जो है वो ज्यादा होता है ऑन पब्लिक डिपॉजिट्स। कि आपने बैंक में ही रखना है तो इससे अच्छा पब्लिक डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट कर दो। पब्लिक डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट करो और उसके बाद आपको कंपैरेटिवली इंटरेस्ट रेट तो ज्यादा मिलेगा। ओके, so the acceptance of public deposits is regulated by RBI, that is the Reserve Bank of India, which is the central bank of our country. Okay, any person who is interested in depositing money in an organization can do so by filing up a prescribed form. The organization in return issues a deposit receipt as an acknowledgement of the debt. कोई भी जो इंटरेस्टेड है अपनी मनी को डिपॉजिट कराने में ऑर्गेनाइजेशन में, एक फॉर्म फिल करके अपना पैसा वहां जमा कराए, ऑर्गेनाइजेशन बदले में एक डिपॉजिट रिसीट देगी, एक काइंड ऑफ एक्नॉलेजमेंट कि हाँ आपने फर्म को इतना पैसा उस कंपनी को आपने दिया हुआ है। पब्लिक डिपॉजिट्स कैन टेक केयर ऑफ बोथ मीडियम एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। ये मीडियम या शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स के लिए होता है। लॉन्ग टर्म के लिए तो हम लोन्स वगैरह लेना प्रेफर करते हैं, लाइक योर लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, जो आपके कितने सालों के लिए लिया जाता है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, इतने ईयर्स के लिए आप लोन लेते हो। ठीक है, द डिपॉजिट्स आर बेनिफिशियल टू, वो लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करता है, और जो पब्लिक डिपॉजिट्स हैं ये कंपैरेटिवली हमारी मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करते हैं। द डिपॉजिट्स आर बेनिफिशियल टू बोथ द डिपॉजिटर एज वेल एज टू द ऑर्गेनाइजेशन। दोनों के लिए बेनिफिशियल है। क्यों है? While the depositor gets higher rate of interest than offered by bank, डिपॉजिटर के लिए फायदा क्या है कि उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू अगर वो बैंक में रखा हो पैसा उसका। दूसरा, द कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट टू द कंपनी इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फ्रॉम द बैंक। द कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट टू द कंपनी, कि जितना मुझे उन्हें देना पड़, अगर मैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो अगर वो अपना सिंपल बैंक में पैसा रखेगा तो उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपैरेटिवली कम मिलेगा। यही अगर वो पब्लिक डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट करेगा तो कंपैरेटिवली रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा दूंगी मैं। ठीक है, और अगर मैं यही उसकी बात करूं, मान लो जो आपके बैंक्स हैं वो जो डिपॉजिट्स पे आपको रेट दे रहे हैं, मान लो 5% दे रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल सेविंग्स पे तो आपका 3-4% इतना होता है, तो मान लो 5% आपका दे रहा है बैंक आपको, तो मैंने क्या किया, पब्लिक डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट कर दिया, जहां पर जो कंपनी है वो मुझे 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है 1 साल के लिए। तो मेरे लिए तो फायदे वाली चीज है, तो मैं क्या करूंगी, मैं पब्लिक डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट करूंगी। यही अगर मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, कंपनी अगर जनरल पब्लिक से, वो जैसे हमारे जैसे इन्वेस्टर से पैसा ना लेकर बैंक से लोन लेगी, तो वो जो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो 9%, 10%, 11% उसने ही देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जो देना पड़ रहा है वो उसको उतना देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे उसे कितना देना पड़ रहा है, 6 या 7%। तो दोनों के लिए बेनिफिशियल हो जाता है, इन्वेस्टर के लिए भी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। ओके, ये थे हमारे पब्लिक डिपॉजिट्स। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट सिंपल जो हमारे बिजनेस में सन्डरी क्रेडिटर्स होते हैं। ट्रेड क्रेडिट में हमारे सन्डरी क्रेडिटर्स और हमारे बिल्स पेएबल्स आते हैं, जो बिजनेस के जो रेगुलर रूटीन के आपके जो क्रेडिटर्स होते हैं, लाइक योर बिल्स पेएबल, योर सन्डरी क्रेडिटर्स, वो सारे हमारे ट्रेड क्रेडिटर्स में आते हैं। ओके, trade credit can be defined as the credit extended by one trader to another for the purchase of goods and service. ट्रेड क्रेडिट सिंपली क्या होता है, जब एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर को क्रेडिट दे रहा है, क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय वन ट्रेडर टू अनदर फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए, जब वो क्रेडिट फैसिलिटी दे रहा है कि जहां नॉर्मली 1-2 महीने हैं
तो इट इज कॉमनली यूज बाय बिजनेस फर्म एज अ सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग. ट्रेड क्रेडिट इज जनरली ग्रांटेड फॉर अ पीरियड रेंजिंग फ्रॉम 30 days to 90 days. मैक्सिमम जो ट्रेड क्रेडिट होता है वो मैक्सिमम आपका 1 महीने से 3 महीने की उधारी होती है. तो वो जितना ज्यादा टाइम पीरियड आपको देगा, अगर वो 90 days का दे रहा है तो आपके लिए तो अच्छी बात है, एकदम से उधारी पे आपको मिल रहा है. उतने टाइम में आप उस पर काम करो, उसकी प्रोडक्शन करो सामान की, और उसको सेल करो, और उससे पैसा जनरेट करके तब आप उसको वापस कर सकते हो. Under trade credit, the borrower does not receive any cash but gets its supplies on credit. उसको कोई कैश नहीं मिल रहा है ट्रेड क्रेडिट में, बट उधार पे गुड्स मिल रही हैं. उधार पे गुड्स मिल रही हैं, फिर आप उन पे काम करके जब आप उनको मार्केट में सेल करोगे तब आप उससे पैसा जनरेट करके फिर आप उस क्रेडिटर की पेमेंट करोगे. मतलब ही इज गिविंग यू अ काइंड ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर अ पर्टिकुलर कंपैरेटिवली लॉन्गर पीरियड. लाइक मैक्सिमम उसे 90 दिन का टाइम वो आपको दे रहा है. 3 महीने में तो आप आराम से उसको कन्वर्ट करके सेल कर सकते हो. ट्रेड क्रेडिट अपीयर्स इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द बायर्स ऑफ गुड्स एट सन्ड्री क्रेडिटर्स और अकाउंट्स पेएबल, जो मैंने अभी आपको बताया. टर्म्स ऑफ क्रेडिट में वेरी फ्रॉम वन इंडस्ट्री टू अनदर एंड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. टर्म्स ऑफ क्रेडिट, जो कंडीशंस ऑफ क्रेडिट है वो डिफरेंट हो सकती हैं. अ फर्म में ऑल्सो ऑफर डिफरेंट क्रेडिट टर्म्स टू डिफरेंट कस्टमर्स. डिफरेंट क्रेडिट डिपेंडिंग अपॉन कि मेरा कस्टमर कौन सा कितना पुराना है, उसके अकॉर्डिंग मैं उनको क्रेडिट टर्म्स प्रोवाइड कराऊंगी. जो मेरा जितना ज्यादा पुराना कस्टमर होगा, लॉयल कस्टमर होगा, शायद उसको हो सकता है कि मैं क्रेडिट टर्म ज्यादा दे दूं, ठीक है, या मैं उसको क्रेडिट ज्यादा दे दूं. तो उस पे डिपेंड करेगा, वो मेरी डिस्कशन पे डिपेंड करेगा, मेरे डिसीजन पे डिपेंड करेगा. ओके, ये था हमारा ट्रेड क्रेडिट. एक होता है हमारा इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, ICD. अब इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट क्या होता है बेटा? दीज आर अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डिपॉजिट मेड बाय वन कंपनी विद अदर कंपनी. एक कंपनी जब दूसरी कंपनी को क्रेडिट दे रही है, डिपॉजिट्स दे रही है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दीज डिपॉजिट्स इज हायर देन दैट ऑफ द बैंक्स. बैंक से कंपैरेटिवली रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है. ICD market is used for short-term deposits made by large corporate. These deposits are generally considered by the borrower company to solve problems or short-term funds. Short-term funding की problems को solve करने के लिए ये दिया जाता है कि भैया एक कंपनी ऐसे जिसके साथ हमारी अच्छी बनती है तो हम उनसे क्रेडिट पे ले सकते हैं rather than taking it from the bank. Although जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मुझे ज्यादा देना पड़ रहा है उस पे, बट बेनिफिट ये है कि मुझे शॉर्टर टर्म के लिए क्रेडिट मिल सकता है इजीली और अमाउंट ज्यादा होगा. क्योंकि अगर आप बैंक से लेने जाओगे लंबे टाइम के ज्यादा अमाउंट पे तो वो कंपैरेटिवली टाइम पीरियड भी उतना ही ज्यादा एक्सटेंडेड होता है. एज पर RBI गाइडलाइंस, द मिनिमम पीरियड ऑफ ICD इज 7 days विच कैन बी एक्सटेंडेड टू 1 year. मिनिमम 7 दिन से लेकर मैक्सिमम 365 दिन तक का ICD क्रिएट किया जा सकता है. इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट आप ले सकते हो. इंटरेस्ट रेट और ICD में रिमेन फिक्स्ड और मे बी फ्लोटिंग. फिक्स भी हो सकता है, फ्लोटिंग भी हो सकता है. द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दीज डिपॉजिट्स आर हायर देन दैट ऑफ द बैंक्स. 3 टाइप के इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स होते हैं: 3 month डिपॉजिट, 6 month डिपॉजिट और कॉल डिपॉजिट. 3 month डिपॉजिट होता है मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट. दीज डिपॉजिट्स आर यूजुअली कंसिडर्ड बाय द बोरोवर्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ शॉर्ट टर्म. This type of short-term cash problems may develop due to various issues like including tax payment, excessive raw material import, breakdown in production, payment of dividend, delay in collection, excessive expenditure on capital. कुछ भी ऐसा आपका जो खर्चा आ रहा है. The annual rate of interest given for 3 months deposit is 12% per annum. Okay, that is your 3 month deposit. When I am talking about 6 months deposit, तो ये 6 महीने के लिए होता है with first class borrowers and the term of deposit is 6 months. रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो 15% होगा. 3 महीने के लिए आपका 12% पर एनम के हिसाब से होता है और 6 महीने के लिए आपका 15% पर एनम के हिसाब से होता है. और द कॉन्सेप्ट ऑफ एक होता है तीसरा कॉल डिपॉजिट. कॉल डिपॉजिट होता है, उन दोनों से डिफरेंट है ऑफ कोर्स, कि 1 दिन का नोटिस दिया जाएगा और सामने वाला आपको पैसे दे देगा. ऑन गिविंग अ डे नोटिस दिस डिपॉजिट कैन बी विड्रॉन बाय द लेंडर. The annual rate of interest on call deposit is around 10%. 1 दिन के नोटिस पे वो जिसने आपको उधार दिया हुआ है वो आपसे पैसा अपना वापस मांग लेगा. तो यहाँ पे इसीलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपैरेटिवली कम होता है, 10% होता है. क्लियर है? दैट इज योर कॉल डिपॉजिट. और जो 3 months डिपॉजिट और 6 months डिपॉजिट हमने पढ़ा उसमें फिक्स है कि 3 महीने से पहले वो आपसे वापस नहीं मांगेगा. इसीलिए 3 महीना है तो 12% ले रहे हैं, 6 महीना है तो वो 15% ले रहा है. लेकिन अगर कॉल डिपॉजिट है कि वो आपको 1 दिन का नोटिस देगा और वो आपसे अपना पैसा वापस मांग लेगा, तो उस केस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज योर 10% पर एनम.
जितने दिन के लिए या जितने महीने के लिए वो आपको दे रहा है उसके हिसाब से मंथली आपने एनुअल 10% है उसके हिसाब से मंथ की कैलकुलेशन करनी है। ओके, ये थे हमारे बोरोड फंड। अब बोरोड फंड में बेटा हमारे क्या क्या आए, जिसमें हमारे आए योर डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, फिर आया हमारा लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, फिर आया हमारा लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फिर आया हमारा पब्लिक डिपॉजिट्स, फिर आया हमारा ट्रेड क्रेडिट, फिर आया हमारा इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। ये 6 हमने पढ़े। ऑनर्स फंड में भी हमने 6 सोर्सेज पढ़े थे और बोरोड फंड में भी हमने 6 सोर्सेज पढ़े हैं। ओके, इसके बाद है हमारा अपेंडिक्स का पार्ट। अपेंडिक्स में दे तो इसमें बहुत कुछ रखा है इस चैप्टर में आपको, जो कि करना भी है, ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए ये सारी चीजें करेंगे, बट नॉट ऑल ऑफ इट। थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स मैं आपको सिर्फ इसमें एक्सप्लेन करूंगी। लाइक अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज योर क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। पीरियड के बेसिस पे हमारा जो सोर्सेज ऑफ फंड्स होते हैं, अभी तक तो जो हमने पढ़े वो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, बट 3 टाइप के होते हैं, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म। ठीक है, 3 टाइप के हमारे सोर्सेज ऑफ फंड्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड। लॉन्ग टर्म होगा जो आपके शॉर्ट टर्म होते हैं फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। 1 साल के अंदर अंदर अगर आपका पेमेंट हो रही है, 1 साल के अंदर अंदर के लिए पैसा जनरेट कर रहे हो, दैट इज योर शॉर्ट टर्म। और मीडियम टर्म जो होता है आपका 1 साल से 5 साल तक का होता है, और जो लॉन्ग टर्म होता है वो 5 साल से ज्यादा तक का होता है। सोर्सेज ऑफ फंड्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के बेसिस पे लॉन्ग टर्म तो वो होगा जो 5 साल से ज्यादा के लिए हो रहा है। उसके बाद आपका मीडियम टर्म होगा जो 1 साल से 5 साल तक के लिए हो रहा है, और जो आपकी शॉर्ट टर्म होंगे विच इज फॉर लेस देन 1 ईयर। ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन। कहाँ से वो पैसा जनरेट हो रहा है, तो वो इंटरनल सोर्स भी हो सकता है, एक्सटर्नल सोर्स भी हो सकता है। इंटरनल सोर्स में जैसे हमारे आते हैं, इंटरनल सोर्स मतलब आप अपने ही बिजनेस से पैसा जनरेट कर रहे हो, इंक्लूडिंग इक्विटी शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल्स और डेट्स, जिन से आपसे पैसा लेना है, या फिर आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स, आपके इक्विटी शेयर्स, बाय डिस्पोजिंग ऑफ सरप्लस इन्वेंट्रीज, अगर आपकी कुछ है सरप्लस जो स्टॉक आपके पास रखा हुआ है उसको बेचकर आप पैसा जनरेट कर रहे हो, मतलब अपने ही आप से जब आप इंटरनली मैनेज कर रहा है बिजनेस, दैट इज द इंटरनल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स होता है जब आप बाहर से किसी से बोरो कर रहे हो पैसा, बाहर से अपने फंड्स जनरेट कर रहे हो, आउटसाइड फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, व्हेन यू आर जनरेटिंग फंड्स, दैट विल बी कॉल्ड एज योर एक्सटर्नल सोर्स। ओके, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बेटा बता देती हूँ ये क्या होते हैं, जिसमें नंबर 1 पे आता है हमारा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिन पे अगर 1 साल रेट जो आपका डिविडेंड है वो ना दिया जाए तो क्या होता है, ये हमें पता है प्रेफरेंस पे डिविडेंड होता है, पढ़ चुके हैं हम। प्रेफरेंस पे डिविडेंड होता है और एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, 7% प्रेफरेंस डिविडेंड, 8% प्रेफरेंस डिविडेंड, वो फिक्स होता है हमारा। ठीक है, तो अब इसमें क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं वो होते हैं जिनमें अगर 1 साल डिविडेंड नहीं दिया गया तो वो अगले साल एक्यूमुलेट हो जाएगा। एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा हो जाएगा। 7% अगर पिछले साल का था और 7% इस साल का है, तो इस साल फर्म को 14% के हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। डिक्लेयर नहीं, ये तो फिक्स होता है, डिक्लेयर्ड ही होता है, देना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट इज योर नॉन क्यूमुलेटिव। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आपके वो होते हैं जहां पे एक्यूमुलेट नहीं होता है। 1 साल मान लो कंपनी के पास अगर लॉसेस हो गए, कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है, लॉस हो गया है, तो कंपनी डिविडेंड देने की कंडीशन में है ही नहीं, तो उस केस में वो एक्यूमुलेट अगले साल में नहीं होगा। नहीं हुई पेमेंट, नहीं हुई, अगले साल जब प्रॉफिट्स होंगे तो उनको उनका 7% मिल जाएगा। वो होते हैं नॉन क्यूमुलेटिव, जहाँ एक्यूमुलेट नहीं होता है। एक होते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं मतलब प्रॉफिट में, अपार्ट फ्रॉम गेटिंग दैट फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड फॉर 7%, उसके अलावा अगर प्रॉफिट ज्यादा होते हैं वो भी उनको मिल जाएंगे। दैट इज योर पार्टिसिपेटिंग। और नॉन पार्टिसिपेटिंग कौन से होते हैं, जिनका एक्स्ट्रा प्रॉफिट पे कोई वो कह सकते हो कि राइट नहीं होता है, तो उनका सिर्फ जो 7% फिक्स है उनको उसी 7% के हिसाब से ही मिलेगा। ओके, नेक्स्ट इज योर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिनको आप कन्वर्ट करा सकते हो। कन्वर्ट किस में करा सकते हो, इक्विटी शेयर्स में, उनको हम बोलते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। और दूसरा होता है नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं बेटा जिनको आप इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। उसके बाद होते हैं हमारे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं रिडीम,
रिडीम मतलब रीपेमेंट, जिनका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद हमने रीपे करना होता है। और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं? जब कंपनी वाइंड अप होगी तभी उनका पैसा जो है वो रीपे किया जाएगा, वापस किया जाएगा, वो होते हैं इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इतना ही करा रही हूँ, इतना ही आपको बहुत अच्छे से करना है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके जो आगे दे रखे हैं जो टॉपिक्स हमने कवर करने अपेंडिक्स के ही, वो मैं आपको कवर कराऊंगी। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।